सर कुछ फैमिलीज़ में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर रहेगी तो और अगर मदर पॉजिटिव है और बेबी नेगेटिव है, या फिर बेबी नेगेटिव है और मदर पॉजिटिव है, या फिर दोनों भी पॉजिटिव है, तो ये सिनेरियोज में उनको कैसे डील करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। आई थिंक प्रैक्टिस में तो हमने सारे के सारे कॉम्बिनेशन देखे हैं। फादर इज पॉजिटिव, मदर इज नेगेटिव, बच्चू इज नेगेटिव, मदर इज पॉजिटिव, बच्चू इज पॉजिटिव, 1 year old इज पॉजिटिव, मदर इज नेगेटिव, फादर इज नेगेटिव। वी हैव नो आंसर। क्यों 1 year old जो पूरे समय घर में है वो पॉजिटिव है, मदर फादर दोनों नेगेटिव हैं, कैसे? तो वी हैव नो आंसर हाउ, बट यस ऐसे सिनेरियो आते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई भी बच्चे के साथ कांटेक्ट अवॉइड कर सकता है, लेकिन मदर कांटेक्ट अवॉइड नहीं कर सकती। बच्चे की कोई भी उम्र हो, अगर वो बिलो 1 year है तो ब्रेस्ट फीडिंग ही है, तो मदर को तो करना ही है। और अगर थोड़ा बड़ी भी उम्र है और बच्चा बिना मदर, स्पेशली व्हेन बच्चू इज अनवेल, उस समय में बच्चे को सबसे पहले मदर चाहिए। सो लेट्स डिस्कस, अगर बच्चा लेस देन 1 year है और मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी, मदर इज पॉजिटिव, baby is negative, then mother can wear N95 mask if it is a family where there is no helping hand, okay, nuclear family. तो ऐसी जगह में मदर N95 मास्क पहन के ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है, हैंड हाइजीन मेंटेन करके। अगर बेबी और मदर दोनों ही पॉजिटिव है फिर तो कोई बात ही नहीं है, दोनों साथ में रह सकते हैं, फीडिंग भी कंटिन्यू हो सकती है। अगर बेबी पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, अगेन द सेम थिंग, मदर कैन वेयर N95 मास्क एंड कंटिन्यू फीडिंग। तो एक जगह आप N95 पहन रहे हैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए, दूसरी तरफ N95 पहन रहे हैं बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए। अगर जॉइंट फैमिली है और मदर को हेल्पिंग हैंड्स हैं, देन द बेस्ट सिनेरियो विल बी कि मदर को आप एक कमरे में क्वारंटाइन होने दीजिए, बच्चे को आप बाकी नॉर्मल फैमिली के साथ रहने दीजिए। जो बच्चा नेगेटिव है, मदर कैन एक्सप्रेस द ब्रेस्ट मिल्क एंड दैट कैन बी गिवन बाय अदर फैमिली मेंबर टू द किड। तो दूसरे जो भी घर में लोग हैं वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को बच्चे को दे सकते हैं, वो और भी सेफ हो जाएगा। सर क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर कोविड वैक्सीन ले सकती है? यस, नाउ करंटली द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन फेवर। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं वो ले सकती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मदर आज प्रेग्नेंट है वो जब डिलीवर करेगी उसके बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करेगी, और कोविड यहाँ रहने वाला है। अगर हम उसको अभी प्रेगनेंसी के मारे नहीं दे सकते, फिर लैक्टेशन के मारे, तो वो तो हमेशा ही हाई रिस्क रहेगी। प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज हाई रिस्क सिचुएशन। तो लैक्टेशन में गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, जो भी पीडियाट्रिक की बॉडी है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने भी अलाउ किया है, और जो गायनेकोलॉजिस्ट की जो बॉडी है फॉक्सी, उन्होंने भी अलाउ किया। एंड सर वन मोर क्वेश्चन इज कि बच्चों में व्हाट आर द फूड और डाइट में कुछ चेंजेस या कोई इम्यून बूस्टर्स हम उनको दे सकते हैं क्या? Yes, so let's have this question in 2 parts. One is diet. हमें कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी बीमारी है, तो हमारी बॉडी जो है वो नेगेटिव मेटाबॉलिज्म में जाती है। जब कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है तो आपको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमें न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हमारे को कोई इन्फेक्शन या बीमारी है। और होता क्या है कि बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से एपेटाइट कम हो जाती है, तो हमारा इंटेक भी कम हो जाता है, तो गैप बहुत बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर बच्चे को न्यूट्रिशियस डाइट दे, बाकी इम्यून बूस्टर का सब भूल जाओ। जो भी मार्केट में, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, कोई भी हो, अगर ऐसा कुछ क्लेम है कि ये इम्यून बूस्टर है, आई थिंक हमको उससे थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जो भी आप होम्योपैथी मेडिसिन है तो होम्योपैथ से पूछिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछिए। जहाँ तक एलोपैथी का सवाल है, कोई चीज़ ज़्यादा लेने से इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ कम होने से इम्यून सिस्टम पुअर हो सकता है, ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग है। तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है विटामिन डी और दूसरा है जिंक। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि दोनों में से एक भी चीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। वाई? 1, अगर आप बच्चे को जो रोज़ का रिकमेंडेड डोज है विटामिन डी का, अगर आप वो देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो भी मार्केट में 60,000 यूनिट का जो विटामिन डी का छोटा सा बॉटल या टैबलेट आती है, उसको हम थेरेपेटिक डोज बोलते हैं, जो कि डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए है। तो विटामिन डी की कमी भी ठीक नहीं है, और विटामिन डी की ज़्यादा से टॉक्सिसिटी भी होती है। तो 60,000 यूनिट वाला डोज तो कभी भी आप बिना डॉक्टर की सलाह के या ब्लड टेस्ट के नहीं ले सकते। जहाँ तक जिंक का सवाल है, जो भी लोग बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं उनका जिंक यूजुअली नॉर्मल होता है,
लेकिन जो भी बच्चे वेजिटेरियन है, प्योर जो फैमिली वेजिटेरियन है, उनमें जिंक डेफिशिएंसी की चांसेस हैं। तो अगर आप 2 या 4 हफ्ते के लिए कोई जिंक प्रिपरेशन लेते हैं इस ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा जिंक लेना ज़रूरी नहीं है। आपको हैरानी होगी कि 2020 में इंडिया में द हाईएस्ट सेलिंग ड्रग वॉज जिंक। और अगर अभी आपने जो रिसेंटली एक जो स्केरी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, जो ब्लैक फंगस की जो दवाई है एम्फोटेरेसिन बी, उसका जो मेन एक्शन है वो ये है कि वो जिंक डिप्लीट करता है, तो कम जिंक की जो सिचुएशन आती है उसमें वो एक्ट करता है। तो क्या ये तो नहीं है, डायबिटीज यहाँ हमेशा से थी, राइट। जो भी ऑटोइम्यून डिजॉर्डर्स हैं पेशेंट को स्टेरॉइड हमेशा से दे रहे थे, और भी जो हैं कैंसर वगैरह हमेशा से ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन 2020 में जिंक बहुत लोगों ने खाया है, साल भर खाया। तो ऐसा सोचने में आ रहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस जिंक ज़्यादा लेने की वजह से उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो गया है। ये सिर्फ फैक्टर नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग मीन्स एक एडिशनल। तो इसलिए इम्यून बूस्टर के नाम पे कोई चीज़ खाते रहना इज़ नॉट सेफ। सर, जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो द किड्स का एज ग्रुप हम कौन सा बात कर रहे हैं? आई थिंक जब हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों की, तो बर्थ टू 18 ईयर्स। और अगर हम कोविड वैक्सीनेशन भी देखें तो 18 साल से बड़े के लोगों के लिए ही वैक्सीन भी है, तो आसान हो जाता है वो ग्रुप करने में, 0 to 18 एंड मोर देन 18। सर, क्या हम अपने बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं, जैसे मॉल में या हॉलीडे पे लेके जा सकते हैं क्या? देखिए, जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन, जो पैंडेमिक है, ये बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है। कभी किसी स्टेट में ज़्यादा, कभी किसी सिटी में ज़्यादा। और 16 महीने हो चुके हैं, कितना और लगेगा मालूम नहीं है। बच्चे घर में हैं, स्कूल भी बंद हैं, एक्टिविटीज़ भी बंद हैं। तो जहाँ तक ऐसी जगहों का सवाल है जहाँ सब कुछ बंद है, जैसे मॉल है, सिनेमा हॉल है, ऐसी जगहों पे जाना तो ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, जब तक कि गवर्नमेंट नहीं खोलती है। और मैंने क्यों बोला है कि गवर्नमेंट नहीं खोलती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा डेटा है, हमारे पास वो डेटा नहीं है। हम सिर्फ सुनते हैं लोगों से कि आज यहाँ ज़्यादा हो गया या वहाँ कम है, इस सिटी में ज़्यादा है, उस सिटी में कम है। लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है एग्जैक्टली हम कौन सी जगह पर मॉल खोल सकते हैं, कौन सी जगह पर सिनेमा हॉल खोल सकते हैं और कौन सी जगह पर नहीं खोल सकते हैं। तो उसको फॉलो करो, सिनेमा हॉल, मॉल को अवॉइड करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा घर में है, स्कूल नहीं है, खेलने आप नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें। तो जब आपकी सिटी में पेशेंट बहुत कम है, आपके स्टेट में बहुत पेशेंट कम है, या आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं कंट्री में जहाँ उस स्टेट में भी पेशेंट कम है, ऐसी जगह पर आपको ज़रूर जाना चाहिए एंड टू एंड। अगर आप अपने स्टेट में जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी में बैठिए, अपने घर से निकलिए, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जाइए, फैमिली के साथ जाइए, बहुत सारी फैमिलीज में ग्रुप में मत जाइए, और कुछ दिन वहाँ रह के वापस आ जाइए। ये तो सेफ़ है, लेकिन हम काफ़ी लोग मिलके ग्रुप में जा रहे हैं कहीं, वो भी सेफ़ नहीं है, वो अवॉइड करना चाहिए। बाहर जाना ज़रूरी है, अकेले जाइए। कुछ नहीं तो जब आपकी सिटी में लॉकडाउन नहीं है तो हस्बैंड वाइफ बच्चों को लेके कार में ड्राइव के लिए ही निकल गए, कहीं नहीं उतरे, अपने एसी ऑन है, गाड़ी के ग्लासेस ऊपर हैं, घूम के वापस आ गए, इससे। सर, अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं और उसमें से एक अगर पॉजिटिव है तो वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आई थिंक ज़्यादातर अगर एक बच्चा पॉजिटिव है, अकेला वही एक पॉजिटिव है फैमिली में, तो किसी एक एडल्ट को, किसी एक पेरेंट को उसके साथ रहना पड़ेगा। बाकी गाइडेंस फॉलो करके जितना समय मास्क पहन सकते हैं पहनना पड़ेगा, और दूसरे बच्चे को जो नॉर्मल है उसको दूसरे पेरेंट के साथ रख सकते हैं। अगर एक बच्चा और एक बड़ा पॉजिटिव है तो उनको साथ में आप क्वारंटाइन कर दीजिए, और बाकी जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जिनकी टेस्ट नेगेटिव है, वो लोग एक साथ में रह सकते हैं। सर, एक और ऐसा क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आता है मन में, वो है कि क्या हम मेड्स को अलाउ कर सकते हैं घर में? तो देखिए, इसकी भी रिकमेंडेशन टाइम से चेंज होगी। जब सिटी में बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, आप सुनते हैं अरे ये पॉजिटिव आ गया, वो पॉजिटिव आ गया, उस समय में किसी भी मेड का आना सेफ नहीं है। और अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन चेंज होती रहती है, कोई भी गाइडलाइन ऐसी नहीं आती है कि अब से लेके 6 महीने तक यही चलेगा। लॉकडाउन भी स्टेजेस में होता है, अनलॉकडाउन भी स्टेजेस में होता है। वो इन सब बातों का ध्यान में रख के होता है। वो देखते हैं कि कहाँ पेशेंट ज़्यादा हैं, कहाँ क्लस्टर्स हैं। अगर आपकी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं तो फिर मेड को भी बुलाना, या जो पार्ट टाइम सर्वेंट्स होते हैं उनको बुलाना उनकी सेफ्टी के लिए नहीं है। हमारी बिल्डिंग में तो बहुत सारे पेशेंट हैं, वो बेचारे एंटर होंगे काम करने के लिए,
बहुत जगह ऐसा होता है कि एक ही मेड सर्वेंट कई फ्लैट में जाते हैं, तो फिर उनके एक्सपोजर के चांस बढ़ जाते हैं। तो सेफ्टी दोनों की इंपॉर्टेंट है, हमारी भी इंपॉर्टेंट है, मेड लोगों की भी इंपॉर्टेंट है। तो जब बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं आपकी बिल्डिंग में मत बुलाइए। अगर सिटी में बहुत ज़्यादा हैं तो ये प्रैक्टिस वैसे ही गवर्नमेंट ही बंद कर देगी। अगर बहुत कम पेशेंट हैं, आपकी बिल्डिंग में भी बहुत कम पेशेंट हैं, देन मेड कैन कम। अगर उनमें से किसी को भी सिम्टम है तो आप सब अपनी बिल्डिंग में बता दीजिए कि भाई हमारी मेड को बुखार था, उसने टेस्ट करवाया है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है कोई भी मत बुलाओ। कुछ केयर लेना चाहिए, जैसे वो आके हैंड वॉशिंग या ऐसे कुछ? आई थिंक जो भी कोविड की जो प्रिकॉशंस हैं, बहुत कुछ चेंज हुआ। हमने शुरुआत में बोला था कि वायरस किसी को अच्छे से मालूम नहीं है, दवाइयों का फिक्स प्रोटोकॉल शुरू से अभी तक नहीं है, बदल रहा है। लेकिन 3 चीज़ें जो हैं वो शुरू से हैं, अभी और हमेशा रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग अ मास्क एंड हैंड हाइजीन। तो हमारे घर में भी जब कोई पार्ट टाइम सर्वेंट आता है, या हमारा एसी ख़राब हो गया, एसी ठीक करने वाला आया है, या प्लम्बर आया है, तो हमें इन 3 चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। हम उसके बहुत करीब ना जाएं, हम अपना मास्क पहने रहें, इंसिस्ट करें कि वो भी अपना मास्क पहन के आए। और ज़्यादातर बिल्डिंग में तो आजकल नीचे ही सैनिटाइज़र रखा हुआ है, पर हमारे फ्लैट में घुसने के पहले भी वो हैंड सैनिटाइज करे। तो इन सब चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना है और जो काम करने वाला है उसको भी ध्यान रखना है। सर, क्या बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे भेज सकते हैं क्या, अगर पेरेंट्स पॉजिटिव हैं तो? आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम देखें एज ग्रुप में तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में एल्डरली लोग हैं। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि अगर पेरेंट्स पॉजिटिव आए हैं तो और बच्चे नेगेटिव हैं तो उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज देते हैं। आई थिंक ये ठीक स्टेप नहीं है, क्योंकि बच्चे जिस समय नेगेटिव हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं और पेरेंट्स पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे आने वाले कुछ दिनों में पॉजिटिव हो सकते हैं। और यहाँ पेरेंट्स का जो 14 डेज का क्वारंटाइन टाइम है वो पूरा हुआ नहीं है। अगर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक है, बाद में सिम्टम डेवलप होते हैं, या एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हैं, तो वो लोग ग्रैंड पेरेंट्स को दे सकते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स को सीरियस डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कभी भी अगर बच्चे नेगेटिव हैं तो हम कुछ भी और प्रिकॉशन करें, कुछ भी और अरेंजमेंट करें, लेकिन एटलीस्ट ग्रैंड पेरेंट्स के पास आप बच्चों को मत भेजिए। व्हाट इफ द ग्रैंड पेरेंट्स आर वैक्सीनेटेड? इवन देन देखिए, जो वैक्सीन है उसके बाद हो सकता है कम बीमारी हो सकता है कम सीवियरिटी की बीमारी हो, पर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनके तो जनवरी और फरवरी में ही 2 डोज हो गए थे। उनमें से भी बहुत सारे डॉक्टरों को बीमारी भी हुई, अपना कोविड, और कुछ लोग कोविड से होने के बाद डेथ भी हो गई। तो कोविड वैक्सीन लेने के बाद आपको प्रिकॉशन तो लेनी ही है, सारी प्रिकॉशन लेनी है। और मेरा ये सोचना है कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हैं भी, उनको दोनों डोज लग भी गए हैं, तो हमारे पास अगर कोई और ऑल्टरनेटिव है बच्चों को रखने का तो उसको पहले यूज़ करना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स के पास नहीं भेजना चाहिए। Thank you so much, sir, for giving your valuable time and sharing your experience with us. And I hope this will definitely help parents to deal with the situation better. Dr. Ugra has been pediatrician for my kids, and he has been really very helpful all through the years. Thank you so much, sir. Thank you so much for arranging it. It's my pleasure to be here today. Thank you, sir. Thank you so much.